छुट्टियों का माहौल बनता जा रहा है। नहीं, कई लोग भाग चुके हैं, है ना, और इंटरनेट से पढ़ेंगे। आवाज आ रही है पीछे? ठीक है, इधर इधर इस तरफ, इधर आवाज है। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। कल हम लोगों ने कल एक संस्था के बारे में देखा था जो हमने कानून बनाया, लोकपाल कानून, और उसके प्रावधानों को थोड़ा आलोचनात्मक तरीके से हमने बताया था ताकि आपके अंदर खुद ही थॉट प्रोसेसिंग शुरू हो जाए कि संस्थाएं कैसे होनी चाहिए अगर हम ऐसी संस्था को बनाते हैं जो नागरिकों के बिहाफ पे काम करे, नागरिकों की शिकायतों के बिहाफ पे न्याय दिलाने का काम करे, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कैसा होना चाहिए संस्था। तो कुछ तो समझ आपका बना होगा, लेकिन थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे आज, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़े से इशूज के बेसिस पर सवाल पूछेंगे। तो इनको लेकर के जो मुद्दे बनेंगे ऑलमोस्ट वो 3 तरह के हम लोग देखना चाहेंगे। और एक तो पहले करप्शन को लेकर के होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार। ये चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे आगे, एक चैप्टर आएगा, है ना, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, है ना। वहाँ पे ऐसे इशू जो है करप्शन के डिस्कस किए जाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन आए भी हैं पेपर 2 में करप्शन के, सिविल सर्विसेज को लेकर के। इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने में एक तो सवाल ये हो सकता है कि लोकपाल कानून जो हमने बनाया है, ये संस्था भ्रष्टाचार को दूर करने में कहाँ तक सफल हो सकती है, कहाँ तक सफल हो सकती है। वैसे तो सिंपल नजरिया हुआ बात करने का, क्योंकि ऐसी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन बना देगी। जैसे वो ये कहेगी कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत से यदि भ्रष्टाचार को मूलतः समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, सतर्कता, विजिलेंस और प्रोसिक्यूशन तीनों ही स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। यदि आप इससे सहमत हैं, आपसे पूछेंगे यदि आप इससे सहमत हैं तो हाल के लोकपाल कानून में इन तीनों से संबंधित जो प्रावधान है उनको चिन्हित करिए या उनकी जो कमियां हैं उसे बताइए और दूर करने के उपाय सुझाइए। 3 शब्द डाल देंगे, फिर से मैं दोहराता हूँ, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और विजिलेंस। कल हमने बात किया था कुछ, आज इसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से होगी। इस तीनों ही स्तर पर एक तो ये मामला बनता है। दूसरा एक विषय ये बनेगा कि क्या ये संस्था को भंग कर दिया जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं। अब देखिए पीसीएस वाले पूछेंगे कि ये महान संगठन, अगर आप किसी पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, वर्णन करें। यूपीएससी में होगा कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि लोकपाल जैसी ओम्बड्समैन प्रकार की संस्थाओं का होना आज के गवर्नेंस में कोई बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में यथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसके विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं और प्रांतों के स्तर पर भंग भी कर दिया गया है ना। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इससे सहमत हैं तो अपने तर्क प्रस्तुत करें। सवाल वो ऐसा पूछे, ये एक डिबेट पर आधारित, एक सोच, एक समझ पर आधारित है सिस्टम को चलाने का। जैसे कल भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी इस पर, शुरू में हमने आपको बताया था, आज हम लोग इस पर पढ़ेंगे अच्छे से। एक होता है कि हम तैयारी करके एग्जाम देने जाएं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स। एक होता है कि हम जैसे तैसे पढ़ें, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ें, यूपीएससी में कूद जाएंगे और फेल करते हैं, है ना। एक ये है और यही करते रहे हमेशा, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ जीवन चलाने के लिए कुछ संभालना पड़ेगा, फिर पीसीएस देना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे एसएससी दे लो, फिर कोई कह देगा तू नहीं कर पाएगा, कुछ हो जाएगा, कहीं कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। एक ये करियर है। एक है कि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ढंग से और अपीयर करें तो क्रैक ही कर दें। मतलब जो अगर झेलना ही है तो पहले ही क्यों ना काम कर लें अच्छे से, मेहनत पहले ही करके जाए। तो हमेशा पहले से मेहनत किया हुआ अच्छा होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छा होता है। ऐसे ही अमेरिका जैसे राष्ट्र ये सोचते हैं कि हम क्यों घाव लगाएं और फिर मरहम करें। तो 2 शब्द है प्रिवेंटिव, हम क्यों ना प्रिवेंटिव मेजर्स पर काम करें, हम इतना बढ़िया गवर्नेंस करें। और ऐसा समझिए आप कि यहाँ पे जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे, जहाँ इंडिविजुअल को, ये कोई व्यक्ति है, अमेरिका इस चीज के खिलाफ है कि हम इसको कोई खराब करें और फिर ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी के पास जाए जिसका नाम लोकपाल या ओम्बड्समैन होगा और फिर वहां वो चिल्लाता रहे बचाओ बचाओ, मतलब उसकी समस्या का समाधान किया जाए। हम यहीं पे इतना अच्छा क्यों ना करें। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सूचना के अधिकार को खूब अच्छे से लागू करें, हम बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ई गवर्नेंस को एक्सिक्यूट करें। जो भी सिस्टम है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत क्वालिटेटिव, है ना, गुणवत्ता युक्त वस्तु सेवा की आपूर्ति करें, लोग निजी भागीदारी अच्छे से करें, जिससे प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाना चाहिए। और इसीलिए अमेरिका ने ओम्बड्समैन जैसी कोई संस्था नहीं बनाई। और जब भी कोई मीटिंग होता है, इंटरनेशनल प्रपोजल होता है, तो हमेशा कहते हैं कि इस बकवास चीजों के फेरे में मत रहो, इन सब चक्करों में रहना ठीक नहीं, हम काम ही अच्छा से कर लें, अच्छी वस्तु सेवा की आपूर्ति दें, ध्यान इस पर दो रादर दैन की ओम्बड्समैन को मजबूत करने पर। तो 2 शब्द है कि हमें क्यूरेटिव काम करना चाहिए, क्यूरेटिव मेजर पे काम करना चाहिए कि प्रिवेंटिव पे। ये सोच है कि प्रिवेंटिव मेजर पे काम करें, क्यूरेटिव मेजर्स पे काम ना करें। इससे संबंधित एक संस्था होती है जिसको हम लोग ओम्बड्समैन कहते हैं, जो समस्या हो जाने के बाद समाधान करती है। एक डिबेट है। अब ये इतना प्रभाव पड़ा कि जिन देशों में ओम्बड्समैन बहुत अच्छे थे, यानी भारत में केस संधारण कमेटी कहती है कि न्यूजीलैंड प्रकार का ओम्बड्समैन अपनाना चाहिए तो जरूर अच्छा रहा होगा। वहाँ पे आंदोलन हो रहा है भंग करने का, प्रोविंसेस में ऑस्ट्रेलिया में भंग कर भी दिया, उनके यहाँ भी किया, लेकिन हमारे यहाँ आंदोलन किसके लिए हुआ, इसको लागू करने। तो हम लोग इतना ही तेजी से चल रहे हैं, तो हमारा सुर से सुर मिला हुआ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन भले हो, लेकिन हमें हमारे ऊपर ग्लोबलाइजेशन का कोई असर पड़ नहीं रहा। दूसरा एक तो ये मामला बनता है जहाँ से क्वेश्चन रेंज होंगे और जबरदस्त तरीके से रेंज होंगे। तीसरा एक तो सामान्य खराबी हमें देखना पड़ेगी कि भाई इसमें ना संस्थागत कमजोरी क्या है, संस्थागत चुनौती क्या है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक संस्था के रूप में एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे हम लोग गवर्नेंस में क्या पढ़ रहे हैं, वो पहल के कुछ भी मुद्दा हो हमसे सिस्टम पे आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता है। और चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो या वो ये नीति आयोग हो या कोई ना कोई सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इंस्टीट्यूशंस की बात शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे अधिकतम क्वेश्चन पेपर 2 में इंस्टीट्यूशनल होते हैं, संगठनों से संबंधित होते हैं।
मतलब वो गवर्नेंस वाले पॉइंट्स पे सवाल चाहते हैं आपसे जानना। आपको कल मैंने एनएचआरसी का भी दिखाया था। तो एनएचआरसी के कामकाज का जो कल्चर है, उनका जो गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, चाहे उसके कारण कुछ भी हो, स्टाफ कम है, डेटा बैंक नहीं है, गाड़ी घोड़ा का अभाव है, सचिवालय व्यवस्था अच्छी नहीं है, 5 साल रिपोर्ट अपना देते हैं, तो इन तमाम वजहों से चुनौतियां वो झेलते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम गवर्नेंस का है, तो सवाल आपके लिए था। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे भी हैं और आगे भी पूछेंगे, तो ये मुद्दे वाले सवाल पूछेंगे। हम लोगों ने एकदम जीरो से शुरू किया है ना, और खूब आपको फैक्ट्स भी लिखवाया। उसका मेंस में तो बहुत मतलब नहीं था, लेकिन लिखवाया बताया इसलिए क्योंकि उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में उस तरह के तथ्य स्पष्टता के साथ एक तो होते नहीं हैं, और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में उन सबका जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार के स्तर पर क्या होगा। एक चैप्टर अभी पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के दिन, तो डिटेल से बात करेंगे उसके, इसका कारण क्या है, कैसे सुधार करेंगे। आज हमारा वो चैप्टर नहीं है। आज चैप्टर ये है कि क्या हमने जो लोकपाल बनाया वो भ्रष्टाचार को दूर कर सकता है। तो भ्रष्टाचार को जड़ से अगर दूर करना है प्रशासन से, तो हमें 3 तरह के काम करने पड़ेंगे। 3 शब्द ध्यान देने की जरूरत है। एक काम हमें करना पड़ेगा, यह है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? यानी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको हम पकड़ें, इसके लिए जरूरी जांच के लिए पुलिस बल हमारे पास होना चाहिए। नए लोग भ्रष्टाचार के इसमें ना चले जाए, उससे आकर्षित ना हो जाए। नए रिक्रूटी जैसे आप लोग हैं, आईएएस इन मेकिंग, आप आईएएस बन रहे हैं, आपको भ्रष्टाचार का आदत ना हो। आप जब नए नए आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, तो कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि अच्छा लगने लगे। यूजुअली ऐसा हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। तो जैसे जहाँ पे भी ठेकेदारी होगी, कॉन्ट्रैक्ट आउट, कॉमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पर होगी, ठेकेदारी हो, खरीदारी हो, है ना, सेल परचेज हो, इस तरह की चीजें जहाँ पे भी हो, वहाँ पे कोई नव नियुक्त अधिकारी को ये ना लगे कि इस तरीके से काम किया जा सकता था और ये हमारा हो जाता। यानी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो सतर्कता की आवश्यकता है, यानी विजिलेंस। विजिलेंस की जरूरत है ना, सतर्क रहने की जरूरत है। ठेकेदारी में, कॉन्ट्रैक्ट आउट में, सेल परचेज में या प्रोक्यूरमेंट्स में। मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति डिफेंस में मान लीजिए है, ये कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है और यहाँ पे गाड़ियां जो यूज की जाती हैं डिफेंस में वो टेट्रा की होती है। टेट्रा की गाड़ी यूज करते हैं। आप देखिए जो बस ट्रक है टेट्रा ने बनाया है। अब टोयोटा वाले अगर पहुंच जाए ये एक ऑफर लेके कि साहब आपके जो गाड़ी आप खरीदते हैं जिस कंपनी से, उसमें सबसे हम 5% सस्ती गाड़ी आपको दें, सब कुछ सस्ता दी, आपको जितना टेस्ट कराना है कर लीजिए, डेजर्ट में चला लीजिए, और आपकी रक्षा सेना का जो उद्देश्य है, जो उनका आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे। डेजर्ट में चला लीजिए, पहाड़ पे चला लीजिए, आग में गिरा लीजिए, पानी में कूदा लीजिए, सब देख लीजिए। दुनिया के अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को बुलाइए और जो भी व्हीकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो लोग हैं आप उनसे टेस्ट करा लीजिए, हम आपको सस्ती गाड़ी देंगे। ठीक है, और ये बताइए कि 30 खोखा कहाँ कहाँ जमा कराते हैं, कैसे थे खोखा समझते हैं, और यहाँ पे कोई एक्स नाम का अधिकारी उसका आंख चमकने लगी, इसमें तो भ्रष्टाचार का कुछ है ही नहीं। भाई आप सरकार में जाएंगे, आपका काम क्या है, काम सस्ता दर पे हो, काम अच्छा हो, तो आपने डिसीजन लिया कि अब हम टेट्रा के स्थान पर टोयोटा का गाड़ी यूज करें। टोयोटा इतनी शानदार कंपनी, ठीक है, और टेस्टेड है, आपके पास प्रमाण पत्र, कोई आवाज उठा नहीं सकता। देखने में क्या लगेगा कि मिस्टर एक्स गजब का ईमानदार अधिकारी, अंदर की बात क्या है, 30 खोखा कहाँ गया पता नहीं चला। ऐसे अनेकों अवसर मिलते हैं। ठीक है, तभी तो रिटायरमेंट के बाद ऐसे ऐसे जगह प्रॉपर्टी होती है, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोगों की, है ना। तो ऐसे अनेक अवसर हैं, तो ये आदत ना लग जाए, तो उसके लिए क्या है, सीवीओ की क्लियरेंस चाहिए, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स की। तो ये इस पर भी काम करना जरूरी है, अभी बात करेंगे। फिर होता है तीसरा चीज, अभियोजन। अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, है ना, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। अभियोजन शब्द जो है अभियोग से बना है। जैसे हम किसी पर अभियोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये करप्ट है, ये ऐसा है, तो हमें ये भी कहें व्हाट इज प्रोसिक्यूशन। अच्छा, किसी ने पूछा है, ठीक है, उनके लिए जवाब चल ही रहा है। तो अभियोग अगर किसी ने लगाया है तो उसको साबित करने के लिए हमारे पास तर्क होने चाहिए, उसके लॉयर्स का एक समूह होना चाहिए जो अभियोग को साबित करेंगे। उस प्रक्रिया को कहते हैं अभियोजन। यानी अभियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसे सिद्ध किया जाता है, और इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ लॉयर्स, कुछ वकील चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज होगा तभी साहब भ्रष्टाचार जड़ से खत्म। इसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो ये कि जो करप्ट है उनको पकड़ ले और लॉयर्स हमारे पास हो, हम उनको दंड दिला दे। एक तो ये है नए लोग भ्रष्टाचार में न जाए, उसका लाइन सप्लाई लाइन काट दें। जैसे आतंकवाद से मुक्ति चाहिए तो जो अभी आतंकवादी है उसको पकड़ के कर दें, उस जमीन के नीचे पहुंचा दें। एक तो ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उसमें सप्लाई ना हो। अगर आप खूब मारते हो आतंकवादियों को, तो आपकी फोर्स बहुत अच्छी हो, इन्वेस्टिगेशन खूब अच्छा होगा और लोग आतंकवादी बनने पे एकदम उतारू हैं, एंट्री हो ही रहा है, कभी आतंकवाद खत्म होगा? इसी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें सप्लाई लाइन बहुत बड़ी है, चेन बहुत लंबी है, और लोग आंख चमकने लगता है कि अच्छा कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आंख चमकने लगता है क्योंकि समाज ही इसको बढ़ावा देता है। और इतना ही ना चैप्टर भ्रष्टाचार होते देख लेंगे कि समाज कैसे बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक महामारी कैसे है। अभी तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या इन तीनों ही मैटर पर जो हमने लेजिस्लेशंस बनाए हैं, जो हमारे पास लोकपाल या ओम्बड्समैन जैसी संस्था है, उसमें क्या क्या स्थिति है और क्या उसमें ये क्षमता है कि वो ये काम कर पाए ठीक से। जैसे पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ के लिए हमने कहा कि सीबीआई को जांच खोलने की बहुत अच्छी बात है, कितना आइडिया है। क्या हमेशा अपराध या जो आरोप लगेंगे वो प्रधानमंत्री जैसे सत्ता पर लगेंगे, छोटे मोटे लगेंगे? छोटे मोटे पर इतनी बड़ी फोर्स को लगाने का जरूरत है, पहले से इन्वॉल्व की, पहले से बड़ा बड़ा काम कर रही है, जिसका संबंध इंटरपोल से है, उसको आप ये चुटका चुटकी खेल रहे हैं, लगाएंगे। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर को रखा भी दायरे में तो उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए, इससे बाहर निकालना चाहिए।
तो ये कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा पुलिस बल, रेगुलर पुलिस बल नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन को ठीक कर सके। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ होगा तो भी इट्स पॉसिबल, भले वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कराए। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहेगा कि ऊपर और गरिमा उसका जो है वो खराब हो और ऐसे कर, इसलिए कभी भी अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हो पाएगा। अब एक जरूरी बात जो मैंने छुपा के रखा हुआ था इसी समय पर निकालने के लिए, उस समय अब आ गई, ठीक है। सेकेंड एआरसी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए थे और ये सुझाव मैंने अभी तक आपको बताए थे, छुपा के रख करके, ताकि सही जगह पर इंजेक्शन दिया जाए ताकि एवं बीमारी ठीक हो। ये कह रही थी, उसका ये ऐसा सोच था, सेकेंड एआरसी मतलब वीरप्पा मोइली कमेटी, है ना, 2005 में बनी थी ये। 15 रिपोर्ट इन्होंने दिए थे। चौथे रिपोर्ट जो कि एथिक्स पर थे, फोर्थ रिपोर्ट में ओम्बड्समैन की चर्चा। ये समिति द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये कहता है कि भाई तीनों ही स्तर पर संस्थान होने चाहिए, तीनों ही स्तर, यानी संघ, राज्य और स्थानीय स्तर। संघ में भी हो, राज्य में भी होना चाहिए और स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेकेंड एआरसी को लगा कि लोकायुक्त जो कि पहले से हमारे पास हैं, जैसे आपको हमने बताया था कि महाराष्ट्र में 1971 में सबसे पहली बार लोकायुक्त का गठन हुआ, उड़ीसा पहला राज्य जहाँ कानून बना 1970 में, लेकिन वो पहला नहीं है जहाँ लागू हुआ, उसको लागू करने में 1983 आ गई। तो राज्य के स्तर पर एक शब्द था पॉपुलर, उसका नाम था लोकायुक्त। तो इन्होंने ये नाम रहने दिया कि राज्य में देयर वुड बी शुड बी लोकायुक्ता, और इसके आगे एक शब्द लगा दिया यहाँ पे, इसको कहते हैं राष्ट्रीय लोकायुक्त। राष्ट्रीय लोकायुक्त। ये ध्यान रहे कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में इन्होंने लोकपाल शब्द का प्रयोग नहीं किया, और प्रीलिम्स एग्जाम में कीप इन माइंड, हमेशा याद रखिए इस बात में। राष्ट्रीय लोकायुक्त क्यों? क्योंकि ये पहले से पॉपुलर था। हालांकि ये बहुत अच्छा चीज किया इन्होंने, है ना, लेकिन साउथ इंडियन चेयरपर्सन होने से कुछ तो हो भी जाता है, कुछ तो मिक्सअप स्थानीय लेवल पर अच्छा नहीं किया। स्थानीय स्तर पर जो नाम उन्होंने दिया उसका नाम है लोकल ओम्बड्समैन। लोकल ओम्बड्समैन। अगर हम यहाँ पे भी कह देते स्थानीय लोकायुक्त तो क्या निकल जाता है? जब हम लोकायुक्त हिंदी टाइप का शब्द कही रहे, उसका एक पॉपुलैरिटी हो ही रही थी, तो गांव के लोगों को इतना टफ, अपना के गाँव में बोलोगे लोकल ओम्बड्समैन, कौन सा मैन, है ना, समझ नहीं पाएंगे। यहाँ भी स्थानीय लोकायुक्त कह सकते थे, यहाँ पे उनका फॉर्मल नेम क्या है? लोकल ओम्बड्समैन। स्थानीय लोकायुक्त नहीं लिखना है, तो उन्होंने सब यूज नहीं किया। सेकेंड एआरसी ने 3 शब्द इस्तेमाल किए, राष्ट्रीय लोकायुक्ता, लोकायुक्ता एंड लोकल ओम्बड्समैन। 3 तरह की संस्था ओम्बड्समैन की होगी। अब वो ये कहती है ये जो राष्ट्रीय लोकायुक्त होंगे वे होती है 3 इंडिविजुअल, है ना, 3 लोगों में। इसमें चेयरपर्सन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ले लेते हैं कोई एक, सीजीआई को एक व्यक्ति जो चेयर कर लेगा। दूसरा सीबीसी का जो चेयरमैन है उसको पदेन सदस्य बनाने की बात कही, पदेन सदस्य बनाया। तीसरा एक पब्लिक सर्वेंट को, एक लोक सेवक या इमिनेंट जूरिस्ट, यहाँ पे लिख लीजिए इमिनेंट जूरिस्ट, है ना, पब्लिक सर्वेंट सब यहाँ यूज किया है, यहाँ इमिनेंट जूरिस्ट के अंदर में जाना माना न्यायालय लोकायुक्ता के स्थान पर पब्लिक सर्वेंट हम कर सकते हैं। ऐसे ही 3 लोग यहाँ पे भी हो जाएंगे। एक राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स लगा दीजिए, एक ये चेयरपर्सन हो जाएगा। स्टेट विजिलेंस कमीशन, राज्य सतर्कता आयोग का जो चेयरपर्सन अध्यक्ष है उसको पदेन सदस्य के रूप में ले लेते हैं, और तीसरा व्यक्ति जो इसमें मेंबर होगा वो इमिनेंट जूरिस्ट होगा या पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक होगा। ऐसा हमें ले लिया। अच्छी व्यवस्था है इन्होंने जो बताई। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के जैसा, डिस्ट्रिक्ट जज डीजे, है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं समझना, है ना, ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश का बोलते हैं जब क्रिमिनल केस देते हैं, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस। तो ऐसे सिविल मामले से रिलेटेड देखने के बराबर कोई दूसरा व्यक्ति हो, डीजे के नीचे ना हो, डिस्ट्रिक्ट जज के इसमें ना हो, किसी के बराबर का कोई पदधारी हो जो ये मामला देखे, और लोकल अथॉरिटीज भी इसमें जुड़ी हो, पंचायती राज, नगर पालिका, ये संस्थाएं इनसे संबंधित। अब ध्यान गौर करिए, तो तथ्य तो लिख वही देंगे, चिंता मत करिए, समझने का काम करिए। विजिलेंस की बात करें, और विजिलेंस में सिस्टम क्या बनाया है हम, कैसे हम रोकेंगे। जैसे एक एजेंसी है जिसका नाम है सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसका गठन हमने 1964 में सबसे पहली बार किया था, कार्यपालक शासनादेश से, मंत्रिमंडलीय संकल्प से हमने किया हुआ था। ये एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि कोई भी पीएसयूज है या कोई मंत्रालय है, कुछ है ऐसा, मान लीजिए कोई पीएसयूज है या कोई डिपार्टमेंट या और कोई एजेंसी है, कुछ भी है, यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ तीनों में होंगे। इसको क्या बोलते हैं? सीबीओस, सीबीओस बोलते हैं, सीबीओस, सीबीओस। इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर। यूजुअली ये आईआरएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के मेंबर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले होते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं यहाँ का कामकाज, जहाँ जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है। मतलब अगर कहीं पे कोई ठेकेदारी है, पैसा जहाँ आया विजिलेंस वहाँ पे आ जाना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, पैसे का खेल है। दूसरा, कोई आप खरीद रहे हैं सामान, जैसे हमने कहा कि टेट्रा के स्थान पर टोयोटा की गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, या कोई सेल परचेज, खरीद बिक्री भी है, कुछ खरीद रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, खरीद बिक्री,
मान लीजिए बीएसएनएल, तो बीएसएनएल मॉडेम खरीद रहा है ना, एस्टेल से, और इंटरनेट की फैसिलिटी आम नागरिकों को बेच रहा है। तो सेल, परचेज, प्रोक्यूरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट आउट्स, ये जहाँ होंगे ये पैसे का खेल होगा। वाणिज्य गतिविधि होगी, गड़बड़ी यहीं पर होने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पे सीबीओ का प्रभाव होना चाहिए, ऐसा एक सिस्टम है ना। अब आप देखिए, अभी तो मैं कोई केस स्टडी आपको एक बताया, 30 खोखा का ऑफर है और काम अच्छा ही करना है, सब चीज ठीक ही है, दे देगा, बस एक एक्स की जगह पे वाई कर देना है जो आपके जिम्मे आता है, पर नाम ही होगा बड़ा ईमानदार अधिकारी, सूखा हुआ ईमानदार, एक पर एक ईमानदार अधिकारी का कहानी सीबीसी के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, मतलब सच में ईमानदार नहीं है ना, सूखा हुआ ईमानदार, देखने में लगे कि ईमानदार, लेकिन काम बहुत गड़बड़ का। ठीक, जैसे एक पटना के एक ऑफिसर थे, वो क्या कहा उन्होंने, ठेकेदारी निकाला, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कैपिटेशन फी पहले आपको जमा करनी पड़ती है, तो जो टेंडर जिन लोगों ने भरा उनसे कुछ पैसा ले लिया, ठीक, 1500-2000 करोड़ का है, तो कैपिटेशन फी भी 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ कंपनी जमा कर दी, ढेर सारा पैसा, फिर कुछ दिनों के बाद कैंसिल, ठीक है, उसको लगता है 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, फिर कहा कि मैं बहुत ही ईमानदार अधिकारी हूँ, मैं देख करके ठेकेदारी दूंगा, गलती मुझे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, गलती नहीं करनी, एकदम से ईमानदारी से ठेकेदारी देना है, और ये कैंसिल। अब वो 1-2 साल प्रोजेक्ट भटक गया, अब वो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, अगली बार 2,500 करोड़, फिर कहा टेंडर भरिए, सभी निवेदिताएं लाई जाएं और कॉन्ट्रैक्ट भरा, कैपिटेशन फी सिक्योरिटी मनी जमा करना, फिर कंपनी ने दी, अच्छा पहले वाले का जो पैसा था लौटा दिया, भाई तुम जो एक्स अमाउंट दिए थे तो एक्स अमाउंट, अच्छा फिर इस बार बढ़ा करके वो, फिर कुछ दिन लटका है, फिर कहा कि मैं बहुत ईमानदार अधिकारी हूँ, मैं तो ऐसे कह ही नहीं सकता, इसमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए, मामला कैंसिल, सबका पैसा वापस। देखने में क्या लग रहा है आपको, सूखा हुआ ईमानदार। अच्छा पैसा जब जमा होता है उसका कुछ होता है, कुछ इंटरेस्ट होता होगा, वो तो दे नहीं रहा है, वो कहाँ गए, ये जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ पता चला कि जो उस अमाउंट का इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट होता था, वो सब चीज़ कुछ करके उसमें से डेबिट कर दिया जाता था, क्योंकि ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर आप ही हैं, और देखने में लगता था कि ईमानदार अधिकारी तो गलत कर ही नहीं सकता कि कभी, ये भी रिश्वत लेने का एक स्टाइल है ना, ये भी एक नया तरीका जिसमें आपको देखने में लगे कि आप बहुत ऑनेस्ट है, सीरियस पकड़ते हैं ये सब, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे नया हमने संस्था लाया लोकपाल, ठीक है, अगर मान लीजिए सीबीसी का चेयरमैन यहाँ पे पदेन सदस्य होता है, एक्स ऑफिसो मेंबर हो जाता, जो सेकेंड एआरसी कह रही है, और कहीं पे कोई मामला फंसा और सीबीओ ने कहा कि सर ये गड़बड़ करता है मिस्टर एक्स के लिए, और इसका कोई केस आ गया यहाँ और सारा डॉक्यूमेंट इसके पास है, सजा देने में कितना देरी करेगा, तुरंत हो सकता है। अच्छा सिस्टम था ये, हमने नहीं माना, क्योंकि हमें गुड गवर्नेंस करना है, तो बैड गवर्नेंस करना है, हमें तो करना ये है कि आपको देखने में लगे कि हमारे पास लोकपाल है, हमारे पास माँ है, लेकिन हमें मोहब्बत करने नहीं आता, उससे ध्यान रखने नहीं आता, ठीक, ये गड़बड़ी, ये सिस्टम की खराबी है, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड एआरसी के आधार पर क्वेश्चंस फ्रेम कर देंगे और हमें जानना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने छुपा के रखा था, यहीं पे सही जगह पे इसकी तथ्यात्मक जानकारी भी आपको हो, ये जो है मामला सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट तभी आपको बताया जाए तो अच्छा है। ये जो है प्रोसिक्यूशन यहाँ पे ठीक है, इस स्तर पे डायरेक्टरेट बना लिया है, वकीलों का कुनबा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ हद तक हम लोग मानेंगे कि सिस्टम ठीक रखा गया है, लेकिन ये विजिलेंस में बहुत बड़ी कमी है, और यहाँ से क्वेश्चन रेज होंगे कभी कभी, जितने स्पेसिफिक क्वेश्चन वो बनाते हैं आने वाले समय में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक सब टाइटल दे दीजिए, भ्रष्टाचार एवं लोकपाल, भ्रष्टाचार एवं लोकपाल। भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक महामारी है, भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक महामारी है जिसे जड़ से समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन पहलुओं पर कार्य करना होगा। पहले इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण है ना, कैसे देखेंगे लोकपाल कानून में, लोकपाल कानून में जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को सुनिश्चित किया गया है, और इसे लोकपाल की पुलिस माना गया है, लोकपाल की पुलिस माना गया है।
वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जैसी सत्ता को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से संलग्न होती है। ऐसी परिस्थिति में जांच की प्रक्रिया स्वतंत्र हो पाएगी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। साथ ही सीबीआई पहले से ही कई अन्य गतिविधियों के लिए जांच की संस्था है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई अन्य स्वतंत्र अभिकरण को स्थापित किया गया होता तो अधिक बेहतर था, है ना। दूसरा लिखे सतर्कता। सतर्कता एक ऐसी प्रक्रिया है, विजिलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवनियुक्त अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो जाएं। नवनियुक्त अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो जाएं, इसके लिए ठेकेदारी, खरीदारी, खरीद बिक्री जैसे मामलों की निगरानी की जाती है। लोकपाल कानून में सतर्कता के स्तर पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा प्रस्तुत सुझावों को शामिल नहीं किया गया है ना। पैराग्राफ छोड़कर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी वीरप्पा मोइली आयोग ब्रैकेट में लिख दीजिए, ने अपने चौथे प्रतिवेदन में संघ राज्य एवं स्थानीय स्तर पर ओम्बड्समैन जैसी संस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। इसमें यह कहा गया था कि
जिसमें यह कहा गया था कि संघीय स्तर पर ऐसी संस्था को राष्ट्रीय लोकायुक्त कहा जाएगा। राष्ट्रीय लोकायुक्त को अंडरलाइन कर दीजिए या बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसी संस्था को राष्ट्रीय लोकायुक्त कहा जाएगा जिसमें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य के रूप में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य के रूप में एवं एक जाने माने न्यायविद को अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, है ना। पैराग्राफ छोड़कर राज्य के स्तर पर चूंकि पहले से लोकायुक्त जैसी संस्था बनी हुई थी, राज्य के स्तर पर चूंकि लोकायुक्त जैसी संस्था बनी हुई थी, यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जहां 1971 से 1971 से लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, जबकि उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जहां लोकायुक्त के लिए कानून पारित किया गया। पहला राज्य है जहां लोकायुक्त के लिए कानून पारित किया गया। यहां 1970 में ही कानून पारित हो गया था, किंतु उड़ीसा में 1983 में पद का सृजन हुआ। अतः 1970 में ही यहां कानून पारित हो गया था, किंतु उड़ीसा में 1983 में ऐसे पद का सृजन हुआ। यानी अगर पीटीबीटी में आ जाए कि निम्न में से पहला लोकायुक्त का गठन करने वाला राज्य कौन है, उड़ीसा टिक नहीं मानना है, महाराष्ट्र। ये पूछा जाए कानून किसने पारित किया पहले, तब उड़ीसा, है ना। ये बात इसी में लिख दीजिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, अतः सेकेंड एआरसी ने लोकायुक्त के लिए यह सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में तथा राज्य सतर्कता आयोग, स्टेट विजिलेंस कमीशन, राज्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में एवं जाने माने न्यायविद या लोक सेवक अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, है ना। तो स्टेट में
पब्लिक सर्वेंट को भी रखा गया, आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, यहाँ पे इमिनेंट जूरिस ठीक है ना, पैराग्राफ छोड़कर। तो स्थानीय स्तर पर सेकेंड एआरसी के द्वारा लोकल ओम्बड्समैन शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकल ओम्बड्समैन, स्थानीय लोकायुक्त मत लिखना, लोकल ओम्बड्समैन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो जिला जज के समान पदधारी होगा, जिला जज के समान पदधारी होगा और स्थानीय इकाइयों के मामले को भी देखेगा, स्थानीय इकाइयों के मामलों को भी देखेगा। यानी कि पंचायती राज और नगरपालिका की संस्था, उनके अगेंस्ट में भी कुछ मामला है तो लोकल ओम्बड्समैन के पास जाएगा, है ना। पीटी में ये याद रखिएगा, ये रिकमेंडेशंस, ये फैक्ट्स, है ना, ये वहां के लिए काम आएंगे। अभी तो एनालिसिस करते समय ये बात चली तो मैंने ये चीज यहीं पे लिखवा दी, क्योंकि सटीक जगह है जहां से आपको, क्योंकि तथ्य अगर आप बहुत पढ़ते हैं वैसे ही तो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जा पाएंगे। अगर समझ के पढ़े तो कितने भी फैक्ट्स हो, आप सारे फैक्ट्स लेके एग्जाम में पहुंच जाओ, लेकिन अगर समझ के नहीं पढ़े हो, सिर्फ रट्टा मारे हो, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना, परमानेंट मेमोरी में नहीं जा सकता। तो एक तो इसीलिए हमने इसी जगह पर ठीक समझा इसको बताना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई विजिलेंस में क्या होना चाहिए, कुछ काम ठीक से करना चाहिए। तो सेकंड एआरसी ये कह रही है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य बना लो। अगर बनाए होते तो अच्छा होता, हमारे कानून में नहीं है इस तरह की आलोचना हमें करना, इसीलिए बहुत ज्यादा हम खुश होने की स्थिति में नहीं है कि ये लोकपाल कानून बन जाने से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, न्यायिक शक्ति है, सॉरी देखो सीवीसी जो है ना, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सुप्रीम रेगुलेटरी अथॉरिटी है। 1964 में बनाई गई थी कार्यपालक शासनादेश से, 2003 में कानून बना के उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चलाती है। लोकपाल भी क्या देखेगा, भ्रष्टाचार। और अब लोकपाल कानून बनने से उससे ज्यादा पावरफुल इसकी संस्थान नजर आ रही है, उससे ज्यादा मजबूत, है ना। तो अगर उसमें से एक व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचार देख ही रहा है, उसका मास्टर है, उसको अगर यहाँ पे ले लें लोकपाल की संस्था में एक पदेन सदस्य के रूप में, तो काम अच्छा होगा कि खराब होगा, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत सी बातें पहले से पता होंगी ना। अभी देखिए डायग्राम से समझा है, यहाँ ध्यान दो, ये जो भी मामले घटित हो रहे हैं किसी भी एजेंसी के पास, इनके सीवीओ रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, सभी जगह से रिपोर्ट्स जा रही है, तो पहले ही से उसको बहुत कुछ पता है। और लोकपाल में ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में जाता है तो फट से दंड दिलवा दे, उसको बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काम का क्वालिटी अच्छा होगा। तो गवर्नेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम। ये सिस्टम तब ठीक काम करता जब ये वाला व्यक्ति वहां होता, और इसीलिए तो आप आयोग बनाते हैं, 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और अगर जब बात मानना ही नहीं है सुधार के आयोगों का, तो आयोग बनाते क्यों है, पॉइंट ये है। तो रहा है तीसरा देखिए, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। अभियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, अभियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अधिकारी पर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अधिकारी पर अभियोग, एलिगेशन, अभियोग या आरोप लगाए जाने के उपरांत तर्क के आधार पर उसे दोषी सिद्ध किया जाता है, दोषी सिद्ध किया जाता है और दंडित किया जाता है, दोषी सिद्ध किया जाता है और दंडित किया जाता है। यदि ऐसी व्यवस्था ठीक से काम ना करे तो नौकरशाही में दंडित होने का भय समाप्त हो जाता है, दंडित होने का भय समाप्त हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि हाल के लोकपाल कानून में अभियोजन के स्तर पर बेहतर प्रयास करते हुए केंद्र के स्तर पर
बेहतर प्रयास करते हुए केंद्र के स्तर पर एक निदेशालय का गठन किया गया। है ना, पैराग्राफ छोड़कर। अतः कहने की आवश्यकता नहीं है, अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोकपाल कानून में अन्वेषण और सतर्कता, अन्वेषण और सतर्कता के लिए और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक प्रश्न लिखिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि, क्या आप ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, सतर्कता, विजिलेंस और अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, तीनों ही स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। यदि हां तो हाल के लोकपाल कानून में उपर्युक्त तीनों विषय वस्तुओं से संबंधित प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या करें और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों का वर्णन दें, प्रस्तुत किए गए सुझावों का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा आदत लगाइए, लंबा चौड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन का। ये सब टेस्ट है यूपीएससी, ये सब छपा रहे, बाहर लोगों को दे दीजिएगा कि ये सवाल है, देखो जब कहानी खत्म है। जो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन का जो मेंटालिटी है उसमें उस आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भी मैं, क्वेश्चन कैसा आता है यूपीएससी पे, और आप देखते ही हैं लगातार देख रहे हैं। आज भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, और क्वेश्चन एनालिटिकल होंगे, गंभीरता से युक्त होंगे, सतही तो नहीं होंगे, इतनी बात तो है, और माइक्रो पॉइंट के होंगे, किसी एक ही बिंदु में डेप्थ में गए होंगे, है ना। हाँ, पीसीएस में ऐसे एक भी सवाल नहीं है इस तरह के, इतनी जानकारी की जरूरत नहीं। ओवरऑल 5-6 पॉइंट जान लीजिए, वहां पे आलोचनात्मक परीक्षण करने आ जाएगा। ठीक है, तो एक मामला हमने देखा। अब एक दूसरा टाइटल बना लीजिए या क्वेश्चन बना लीजिए, उसके मैं आंसर ही लिखवा दूंगा, तो थोड़ा एनालिटिकल है ना। एक टाइटल बना लीजिए, क्या छोटा सा, क्या लोकपाल जैसी संस्था भंग कर देनी चाहिए, है ना, अंडरलाइन कर दीजिए और एक प्रश्न लिखिए पहले, ये आपका एक सब हेडिंग है ना, और एक क्वेश्चन डालिए इस पे। क्या कारण है कि आज दुनिया के कई राष्ट्र, प्रमुख रूप से अमेरिका, ओम्बड्समैन जैसी संस्था को भंग करने की बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रांतों में इसे भंग भी कर दिया गया है। क्वेश्चन मार्क। क्या भारत के लिए ऐसे तर्क औचित्यपूर्ण है, कॉमा,
लोकपाल जैसी संस्था को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें, अपने विचार व्यक्त करें, है ना। एग्जाम देने जाओगे तो खूब मजा है, सिर्फ हमारा विचार पूछ रहे हैं, आंसर नहीं देने, सिर्फ विचार देना। एकदम से विचार अपना वाला मत देना। ये जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है इसी बेसिस पे आपको विचार देंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, फिर उसको हम लिखवाएंगे, इसका आंसर ही आपको लिखवाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पॉइंट ये है, अमेरिका में तो है ही नहीं ओम्बड्समैन, पॉइंट है कि हम यहाँ पे काम करें और कस्टमर को सर्विसेज दें, ठीक है। इसके लिए क्या क्या करें, जैसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाऊंगा मैं, अभी आप नहीं पढ़े हैं। इसमें होता है कि अपने शेयर धारक के लिए, ग्राहक के लिए, है ना, सबके लिए अच्छा काम करना, नैतिकता के आधार पर काम करना। जिस दिन पढ़ेंगे इसके बारे में सब जान जाएंगे। सॉरी। दूसरा, सूचने के अधिकार पे, आरटीआई पे अमेरिका में बहुत ध्यान है, वो इस पे बहुत सीरियस होते हैं। इसको अच्छे से क्रियान्वित करना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। वो ऐसा मानते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण या लेखा परीक्षण बहुत जरूरी चीज है, इसको करना चाहिए। पेपरलेस ऑफिस चलाना चाहिए। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ई गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये सब करके अगर हम काउंटीज में, उनके यहाँ काउंटीज में ऑफिसर्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक का नकल हमने किया है अमेरिका से। अभी आपको पॉलिसीज पढ़ाएंगे, पॉलिसीज का हर्डल्स क्या रहे उन दिनों इसको समझाएंगे। नेहरू जी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अमेरिका से नकल किया और नियोजन आयोग यूएसएसआर से लेकर के मिक्स कर दिया। तो अलग अलग तरह का विचारधारा मिक्स करोगे तो गड़बड़ होगा ही। तो हमने क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाएंगे। जैसे मान लो कि देखो ऐसा है, ये यहाँ पे ये कोई क्षेत्र है, कोई मान लो ऐसे, है ना। ब्लॉक हम सेंटर में बनाते हैं यहाँ पे कहीं, तो यहाँ का गाँव, यहाँ का गाँव, इधर का गाँव, इधर का गाँव, सब बीच में पड़े। आप अगर देखोगे, अनुमान लगाओगे तो ब्लॉक इसी तरह का होता है। ये मॉडल जो है ना अमेरिका की काउंटीज का है, वहाँ पे शेरिफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे बीडीओ साहब होते हैं, वैसे ही यूएस में वो होते हैं। बीडीओ का जो पद है, इसके साथ बहुत सारे एक्सटेंशन के ऑफिसर्स जोड़े गए, जैसे ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर, उसको बीओ बोलते हैं, बिहार में स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं, कई जगह पे सुपरवाइजर कहते हैं। अवर सेवा चयन परिषद से भर्ती होता है ना। ऐसे ही ब्लॉक एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर, हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर ऐसे होते हैं। बीडीओ साहब को एक जीप दे दिया गया, डेवलपमेंट का जीप मॉडल, है ना, और कहा गया कि भाई इस जीप में लोग बैठेंगे, सभी इंक्लूडिंग वीडियो कोऑर्डिनेटर होगा, डेवलपमेंट का काम देख लेगा, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह भी देखेगा। आपको हटा लिया है तो एसडीएम के पास चला गया है, और ये क्लॉकवाइज घूमेंगे क्षेत्रों में। जैसे ये जीप चलेगी यहाँ से यहाँ, इस एरिया में स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल देख लिया, कृषि वाला कृषि देख लिया, वीडियो साहब जमीन जायदाद का झगड़ा देख लिए, कोऑर्डिनेशन कर लिए, फिर ये यहाँ पे चलेगी, ऐसे क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे और बारी बारी से रोलिंग प्लान से विकास होता रहेगा। उस विकास पागल हो गया, विकास विकास हम लोग बोलते हैं तो कि भाई ये गड़बड़ हो गया। ये फ्लॉप मॉडल साबित हुआ, है ना। ये जो क्षेत्रीय एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट का, इसी के बेसिस पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने चलाया 1992 का। 1953 का राष्ट्रीय विस्तार सेवा हमने इसी पे चलाया। ये सब क्या है, फ्लॉप मॉडल। इनके यहाँ फ्लॉप नहीं हुआ क्योंकि इनके यहाँ लोकल बॉडीज कंट्रोल करती हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स पर और बड़े ट्रांसपेरेंसी से ढंग से काम करते हैं। तो ये सब चीज ये करना चाहते हैं क्षेत्रों में ही, ताकि कस्टमर को यही पे समस्या ना हो और उनके यहाँ की जो निजी संगठन है वो हमारे यहाँ जैसे गड़बड़ नहीं। अगर ये ट्रिपल के आधार पर कोई सेवाएं देंगे तो ठीक तरीके से सेवाएं मिलेंगी। हमारे यहाँ अगर सिविल सोसाइटी या मार्केट को लगाएंगे तो लूट के भाग जाएंगे, लूट लाओ कुट खाओ हमारे यहाँ विकासशील देश में। तो गवर्नेंस का मॉडल बहुत सफल हमारे यहाँ हो नहीं पाता, ये अलग है। इसलिए इनको किसी थर्ड पार्टी या लोकपाल ओम्बड्समैन की जरूरत नहीं। पॉइंट सिंपल इतना ही है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड को देखें, वहां पे भी चूंकि इसी तरह का सिस्टम है, ओम्बड्समैन को बनाने से पैसा खर्च होता था, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, तो उन देशों में बंद करने की बात होने लगी। हमारे यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पॉइंट ये। तो भारत में ये सभी चीजें जो आप पढ़े हो सबकी खराबी पढ़े हो, और जो पढ़ोगे सबकी खराबियां ही पढ़ोगे। जैसे आप ये पढ़े हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है आरटीआई के बारे में, आप ये भी पढ़ लोगे, खराब है खराब है खराब है, सब पढ़ना ही है। ई गवर्नेंस है, खराब है ऐसा ही। तो हमने पारदर्शिता उत्तरदायित्व के लिए जो भी सिस्टम अपनाया, एक तो नया है, जैसे आरटीआई बहुत दिन नहीं हुआ, 2005 से शुरू किया, 2022 में ही है, बहुत समय नहीं हुआ, और ठीक से चल भी नहीं रहा है। कैसे चल रहा है आप जानते हैं। ई गवर्नेंस हम जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन जान जाएंगे, सबका जानेंगे ही और सभी खराब। तो हम अमेरिका से नकल नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से नकल नहीं कर सकते। एक तो ये अच्छा नहीं। दूसरा, ये जो ट्रिपल पी मॉडल हम लेके चलते हैं तो यहाँ से मार्केट लूट के भाग जाता है। स्कैम्स भरे हुए है ना, शारदा स्कैम्स या फिर सहारा स्कैम्स, है ना। सत्यम नाम है, सत्यम काम गुट्ठम, पढ़ेंगे आप। सत्यम कंप्यूटर का फ्लॉप होना, किंगफिशर की घटना, डेली इसी तरह के प्राइवेट प्लेयर्स पर बिलीव नहीं कर सकते इंडिया में। सिविल सोसाइटी में भी भयंकर भ्रष्टाचार है, वो भी एक दिन पढ़ना है। आप जान जाएंगे कि सिविल सोसाइटी कितनी भ्रष्ट और गड़बड़ तरीके से काम करती है, जिस दिन आप पढ़ लेंगे। तो ये भी अच्छा नहीं है, तो कस्टमर के पास जा नहीं रहा है। अच्छा, तो न्याय के लिए ओम्बड्समैन होना ही चाहिए ना। तो हमारे यहाँ लोकपाल अंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रेलेवेंस है, क्योंकि ये तर्क अमेरिका वाला, न्यूजीलैंड और यहाँ का तर्क यहाँ नहीं चलेगा, नंबर 1। प्लस कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एकदम सटीक प्रहार करते हैं। तथ्य का बहुत मतलब नहीं होता है,
लेकिन कई ऐसे जगह उत्पन्न होते हैं जहां तथ्य एकदम शानदार भूमिका निभाते हैं, डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे वो जगह है। अगर मान लीजिए हम ये तर्क को मान लें कि ये सारे सिस्टम करने से जरूरत नहीं पड़ेगी ओम्बड्समैन की, तो स्टूडेंट में वापस चलते हैं, इसकी बात करते हैं। आरटीआई तो पहले ही से था वहां 1766। फिर उन्होंने ओम्बड्समैन क्यों बनाया 1809 में? मतलब जितनी समझ मुझे ये बात ही नहीं आता होगा इसके बाद 1809 बाद नहीं होगा। अगर आरटीआई से ही सब कुछ हो जाता है तो ओम्बड्समैन की आवश्यकता क्यों महसूस की थी उस कंट्री में जहां लोग सिस्टम को इतना पहले से समझते हैं और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तो अच्छी है? तो वो एक संदेश देता है कि आरटीआई से ही सिर्फ सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। और भ्रष्टाचार एक सामाजिक महामारी है, कई तरह का वैक्सीन मेडिसिन लेने का जरूरत पड़ता है, तो ये सब मेडिसिन लेते रहिए। एक मेडिसिन लोकपाल का भी ले लीजिए, एक वैक्सीन ये भी, एक इंजेक्शन यहाँ से भी लेना जरूरी। तो हमारे यहाँ कंक्लूजन ये होगा कि भंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या करना चाहिए, इस पे देना चाहिए। इन सबको प्रायोरिटी दीजिए, इसको प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं। इस तरीके से एक संभला हुआ संतुलित कंक्लूजन भी हमें देगा। देखिए ठीक है, इसका उत्तर लिख लीजिए। लिखिए ओम्बड्समैन का शाब्दिक अर्थ, ओम्बड्समैन का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ इमिनेंट जूरिस्ट होता है, जाना माना न्यायविद होता है। किंतु जाना माना न्यायविद होता है, किंतु यह नागरिकों की शिकायतों के निवारण का एक तंत्र है। नागरिकों के शिकायतों के निवारण का एक तंत्र है, जिसे पहली बार स्वीडन में 1809 में अपनाया गया। जिसे पहली बार स्वीडन में 1809 में अपनाया गया। पैराग्राफ छोड़कर दुनिया में विशेषकर अमेरिका में, दुनिया में विशेषकर अमेरिका में यह धारणा रही है, यह धारणा रही है कि यह धारणा रही है कि गवर्नेंस में निरोधात्मक पहलुओं, प्रिवेंटिव मेजर्स, निरोधात्मक पहलुओं, PREVENTIVE, प्रिवेंटिव मेजर्स, MEASURES, प्रिवेंटिव मेजर्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अर्थात नागरिकों को जहां क्षेत्रीय स्तर पर वस्तु अवलिक सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, वस्तु अवलिक सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, वहीं अधिक ध्यान देना चाहिए, अर्थात आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सामाजिक लेखा परीक्षण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जैसे विषय वस्तुओं पर अधिक बल देना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए, ना कि शिकायत निवारण जैसे क्यूरेटिव CURATIV क्यूरेटिव प्रक्रियाओं पर, क्यूरेटिव या सुधारात्मक प्रक्रियाओं पर, जिसके लिए ओम्बड्समैन जैसी संस्थाएं बनाई जाती हैं, ओम्बड्समैन जैसी संस्थाएं बनाई जाती हैं।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे राष्ट्र आने लगे हैं और वहां ओम्बड्समैन के विरुद्ध विचार तीव्र होने लगे, जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य इससे अलग है। यहां सूचना के अधिकार आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस इत्यादि प्रक्रियाएं न सिर्फ कमजोर हैं बल्कि नागरिकों को सेवाएं देने के लिए बाजार और सिविल समाज की जो भागीदारी की जा रही है, उनमें भी अनेक कमियां एवं उत्तरदायित्व के अभाव देखने को मिलते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में फुल स्टॉप के बाद भारत में लोकपाल की समाप्ति उचित ज्ञात नहीं होती। साथ ही यदि पारदर्शिता के प्रयासों से ही शासन व्यवस्था ठीक हो जाती तो स्वीडन में 1766 से चल रहे आरटीआई के होते हुए 1809 में ओम्बड्समैन जैसी संस्था क्यों बनाई जाती? 1809 में ओम्बड्समैन जैसी संस्था क्यों बनाई जाती? अतः लोकपाल जैसी संस्था भंग नहीं होनी चाहिए। किंतु हमारी प्राथमिकता पारदर्शिता को बढ़ाने और गुणवत्ता युक्त सेवाओं को प्रस्तुत करने पर होनी चाहिए। फुल स्टॉप। सेवाओं को प्रस्तुत करने पर होनी चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। तो कभी भी पूछें तो ऐसे बताते हुए कि भाई क्यों बाहर के लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है नेशनल लेवल का बड़ा इंटरनेशनल ग्लोबल है ना। इंडिया का सेकुलरिज्म और फ्रांस का सेकुलरिज्म का कंपैरिजन पूछते हैं ना। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ के यूजुअली लोग अमेरिका के राष्ट्रपति का पढ़ते हैं तो पूछ देता है फ्रांस का। ठीक है, थोड़ा सा स्कीम्स जो भी है, एक स्कीम है भाई, एक चैप्टर लिखा है कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो हम लोगों ने कभी ग्रांट्स की बात की है तो कनाडा से रिलेटेड भी कंपैरिजन कुछ देखा है, बात की। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। अब एक आखिरी मुद्दा जो कि आसान है, इसके संस्थाओं के आधार पर क्या चैलेंजेस है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको थोड़ा पॉइंट्स में लिख कर रखेंगे। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस अगर कभी पूछते हैं तो हम काम कर पाएंगे। संस्थागत चुनौती क्या है? ठीक है, देखिए हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जो कभी यात्रा नहीं करेगा, दिल्ली में बनाया है ना। इसकी कोई अपनी मोबिलिटी नहीं है। ओम्बड्समैन टाइप के इंस्टीट्यूशन की नो मोबिलिटी, इसमें कोई गत्यात्मकता का अभाव है। गांव से कौन आएगा दिल्ली?
है ना, कंप्लेन करने और शिकायत निवारण करा लेने। अगर लोकपाल कानून में हम लोग ऐसा रखते हैं कि कम से कम महीने में एक बार राज्यों में ये जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, दौरे करेंगे, स्थानीय स्तर पर जाएंगे, कहीं कुछ सेमिनार वगैरह टाइप का मेला लगाएंगे, शिकायत निवारण मेला, है ना, जन सुनवाई मेला, कुछ ऐसा नाम रख लेते, लोगों का भीड़ इकट्ठा कराते, क्या क्या शिकायत है भाई बुलाओ, और सारा रिटर्न कंप्लेन लेकर दिल्ली आ जाता। लोकल अथॉरिटीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करके ऐसे सिटीजन कस्टमर को बुला के और फैसले करते तो कुछ फायदा होता, गांव तक पहुंचता। मतलब हम लोगों ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया, ये इलीट क्लास के लिए ही है, गरीब आदमी के लिए है ही। कम से कम 10 लाख से ऊपर जो नेट टैक्सेबल इनकम है 30% के स्लैब में जो होगा, लगभग वही ऐसा सोचेगा, दूसरे के बस की बात नहीं। तो बहुत अच्छा तो नहीं है। प्लस हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें नो डेटा, नो आर्काइव्स, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी हमने नहीं दिया, तथ्य आंकड़े कुछ भी नहीं। अब समझिए कि लोग शिकायत किस चीज के लिए करने आए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचेंगे कि सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, विपक्षी दल वो कुछ केस करेंगे, करवाएंगे, कुछ एनजीओ को फंड करेंगे कि मैं आऊंगा तो हल्ला होगा, तुम ही कर दो हमारे बिहाफ पे, सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ पैसा होगा ही। एक तो ये है, ज्यादातर जो लोग शिकायत निवारण के लिए आएंगे, सिस्टम को समझ के अनुमान लगाएंगे, वो क्या होगा भाई, जो कहीं से कोई योजना चल रही है जिससे जो वस्तु या सेवा दी जानी थी एक व्यक्ति को नहीं मिल रही है, इसी का फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए शिकायत करने आया, यही होगा ना, ज्यादातर यही होगा। तो जब सरकार चलाएगी जो कार्यक्रम या योजना, आपने कहीं कल लिखा है कि एक कॉपी उसका दे दिया जाएगा मिस्टर लोकपाल के पास, जिनके पास कोई डिजिटल लाइब्रेरी होगी, आर्काइव्स होगा, डाटा रखने का तंत्र होगा, जो उसको देखेंगे। मतलब हमने बिना दांत का संस्था बनाया, दंत विहीन, नख विहीन, है ना, प्यूरिटिव राइट देंगे, क्या फायदा हो। मतलब जब आप कंप्लेन करोगे कि हुजूर ऐसा ऐसा मिलना था, हमें नहीं मिल रहा है, तो डेट देगा आगे, हाँ चलो देखते हैं, हाँ जी कार्यपालिका बताना कि ये कार्यक्रम क्या है, टाइम ही आगे बढ़ेगा ना। राज्य में लोकायुक्त यही कर रहा है, किसी भी लोकायुक्त के पास जाके कंप्लेन करोगे उसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी पता नहीं, वो तुरंत आगे क्या करेगा, डेट, और स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगा, क्योंकि राज्य में यही पैटर्न हमने अपनाया। राज्यों में कोई डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा बैंक, आर्काइव्स लोकायुक्त को नहीं दिया है ना, और भी खराब है लोकायुक्त पे तो बहुत, ये विजिलेंस और इन सब पे भी, यहाँ पे कुछ देख लिया, वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे तीनों चीज मुख्यमंत्री के नीचे होता है, और उसी के अगेंस्ट में जांच करने के लिए आप कहते हो। और लोकायुक्त के पास ना पुलिस है, ना वकीलों का कुनबा है, ना प्रोसिक्यूशन है, और ना ही कुछ विजिलेंस के लिए व्यवस्था है, सब पे कंट्रोल कार्यपालिका का, कैसे जांच करेगा। तो है मध्य प्रदेश की जो लोकायुक्त की व्यवस्था है वो अच्छी है। एमपी का गवर्नेंस वाला सिस्टम काफी कुछ बहुत स्ट्राइकिंग अच्छा, हर जगह का अच्छा नहीं है। अभी देखिए लोकायुक्त पे बात करें, ठीक है। तो हमने कोई एक कॉपी देना था इसको कि भाई हम ये चला रहे हैं योजना, इसका एक कॉपी रख लीजिए सर, क्योंकि अगर किसी नागरिक को ना मिले, आपके पास शिकायत करने आए, तो फट से देख के हमें दंड दे दीजिएगा। ऐसा कार्यपालिका करेगी तो नहीं करेगी। तो ये सब तो जाहिर है ना कि ऐसी संस्था को एम्पावर करोगे तो भस्मासुर जन्म लेंगे, है ना, कार्यपालिका कभी नहीं चाहेगी। तो हमने कोई डेटा वेटा इनको दिया नहीं है, इसलिए ऐसी संस्था है जिसको कोई जानकारी नहीं। अच्छी बात है, कैसे आप चलाओगे इसको, सिस्टम के आधार पर समझते नहीं। प्लस इसका कोई ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं है। आपने इसकी परिभाषा लिखी है कि भाई शांति कर पैसा है, लेकिन ये क्या करता है, प्रशासन पर नियंत्रण, और इसका जीरो नियंत्रण। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के कामकाज को देख करके एसीआर लिखा जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल, वार्षिक गोपनीयता का प्रतिवेदन। इसमें लिखा जाता है कि भाई आउटस्टैंडिंग है ना, नॉट येट फिट फॉर प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न फिट फॉर प्रमोशन, मतलब जबरदस्त है, पदोन्नति के लायक है, एकदम धूम धड़ाके से पदोन्नति के लायक है, या लायक के आगे ना है। ये सब कमेंट ऊपर वाले लिखते हैं, जिसके आधार पर उसके भविष्य का करियर तय होता है, उसका प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा, वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। इसको ऐसा तो हमने कुछ दिया नहीं। मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही संस्था जो राज्यों में है, यानी लोकायुक्त, उसके बाद जब केस जाता है, जो आप लोग डीएम होंगे, आपके अगेंस्ट में भी जाएगा, लोग करते कराते हैं ऐसे कई कई एनजीओ होंगे, उनको लाइन लाइट में आना है, ठीक है, डीएम को चाहते नहीं। जैसे लोकायुक्त कहता है कि सशरीर उपस्थित होकर के ये बात बताएं, डीएम कहता है नहीं आएंगे, जाओ, एक अपना कोई चपरासी भेज देगा, प्रॉक्सी। क्यों, कंट्रोल कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संचालन की अथॉरिटी कौन है, चीफ सेक्रेटरी। लोकायुक्त के पास क्या है, क्या बिगाड़ लेंगे लोकायुक्त, क्या कर सकते हैं। ना तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल में कुछ लिख पा रहे हैं, ना ही आपका उसके चीजों पे नियंत्रण है। तो प्रशासन पर नियंत्रण कैसा हुआ, जबकि स्वीडन वाला ये सब काम करता है। तो हमने फिर बनाया क्यों ऐसा। ऐसे ही सौंदर्य मूल्यों के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती है, कॉस्मेटिक वैल्यू, कहने में अच्छा लगे। वी हैव ओम्बड्समैन टाइप इंस्टीट्यूशन कॉल्ड लोकपाल। भाई हमारे लोग जाएं तो बताएं कि हमारे पास लोकपाल है, हमारे पास लोकायुक्त है, हमारे पास एनएचआरसी है ना, हमारे पास वित्त आयोग है जो राज्यों का कल्याण करती है। लेकिन ये सब क्या है, संस्थाएं कैसी हैं आप देखें, तो कोई ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं है, मोबिलिटी नहीं है ना, डेटा नहीं दिया है, ये कुछ है नहीं। तो 7 साल का सजा दे दीजिए, कैसे एक्सरसाइज करेंगे बताइए जरा। आपको कुछ लगता है कि कुछ ठीक ठाक तरीके से काम कर पाएंगे, किसी हाल में अच्छा होगा, नहीं होगा। ये संस्थाएं जहां पे भी बहुत सफल हुई हैं, वहां एक पब्लिक कनेक्ट इसके लिए होता है, ठीक है। भारत में ऐसा लगा ना कि अब जनता इतनी जाग गई है कि लोकपाल के बिना जी नहीं पाएगी, उसी के साथ रहेगी, सोएगी, उठेगी, बैठेगी। क्योंकि हमारे आंदोलन कितना भयंकर हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन,
कहाँ गई वो जनता? उनसे पूछिए। कोई पब्लिक है ना, ओम्बड्समैन पार्टनरशिप नहीं है हमारे, कोई कनेक्ट नहीं, कुछ ऐसा नहीं। एक पॉइंट है कि हम एक कनेक्टेड संस्था चाहते तो बना सकते थे। जैसे हमने देखा कि राज्यों में लोकायुक्त होगा 1 साल में बनाना है, कानून में लिखा है, कल आप पढ़ें। एक तो हम आरटीआई पढ़े थे जिसमें हमने बात किया कि एसआईसी और सीआईसी दोनों स्वतंत्र है और होनी भी चाहिए, क्योंकि केंद्र की संस्था के विरुद्ध अपील और राज्य की संस्था के विरुद्ध अपील देखना, इसमें गड़बड़ हो जाता। राज्य की संस्था के विरुद्ध अपील जो देखा उसके बाद केंद्र वाला देखने लगा, संघात्मक झगड़ा हो जाता। ये मामला ठीक नहीं था। यहाँ पे मामला अलग है। भ्रष्टाचार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, कौन कहेगा कि हमारा आंतरिक मामला है, भ्रष्टाचार आंतरिक मामला है, आप हस्तक्षेप ना करें? कहेंगे आप? अगर आप राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार ये कहें कि भ्रष्टाचार राज्य सूची का विषय है और इसमें संघ का नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, तो इसमें संघात्मक झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम क्या कर सकते थे? कोर्ट के जैसा सिस्टम डेवलप कर सकते थे। जैसे नेशनल लेवल पे ये सभी स्टेट्स में लोकायुक्त, और इन सबसे ध्यान देते, लोकायुक्त को बोल देते कि रीजनल लेवल पर ट्रेवल करो, जा जाके गांव में, जिले में एक बार से उठा के लाओ, महीने में एक बार। केसेस गांव के केसेस दिल्ली पहुंच सकते थे, हमने नहीं बनाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सभी ऐसी ही होती। ठीक है, तो इस तरीके से संस्थागत खराबी है। एक संस्थागत खराबी आप पहले देख चुके हो कि सतर्कता के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके चेयरमैन को हमने यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप नहीं दिया है। तो कभी ऐसे प्रश्न आ गए कि लोकपाल एज ए इंस्टीट्यूशन आप कौन कौन सी कमी देखते हो, इसमें कुछ बात बताएं, 4-5 पॉइंट लिखिए। संस्थागत चुनौतियां, पहला पॉइंट। एक बड़ा अच्छा सा सवाल इन्होंने पूछा कि लॉयर में, अटॉर्नी में, प्रोसिक्यूटर में क्या अंतर होता है? देखिए, लॉयर तर्क करता है, लीगल पॉइंट बताता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लॉयर। लीगल पॉइंट्स अपने तरफ से बता के डिफेंड या ऑफेंड करेगा जिस जिस पार्टी से होगा। दो पार्टी होगी, एक तो होगी क्या, एक होगी पिटिशनर और दूसरा होगा रिस्पॉन्डेंट, याचिकाकर्ता और उस पर अनुक्रियाकर्ता। पिटिशनर एंड रिस्पॉन्डेंट दोनों के लॉयर होंगे। तो पिटिशनर होगा वो क्या करेगा, ऑफेंडेड होगा, थोड़ा तो गुस्से में होगा, इन्होंने ऐसा किया, धोखा किया, वो आरोप लगाएगा। तो क्या है, लॉयर तर्क वाला पॉइंट देके बताएगा। एक शब्द आपने यूज किया, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से होते हैं, जो सरकार जब अभियोग लगाती है, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, किसी ने चोरी किया, डकैती किया, तो क्राइम, उसका केस कैसे रजिस्टर्ड होगा, स्टेट वर्सेस XYZ जो भी है, तो स्टेट फिर उस पर क्या करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा। तो प्रोसिक्यूटर होंगे, सरकारी वकील होते हैं वो प्राइवेट लॉयर नहीं होते जो हायर करके तर्क बुलवाएंगे। सरकार के बिहाफ पे कह रहे होंगे कि साहब इसने ऐसा लूट किया, ये गजब का लुटेरा है, हुजूर बहादुर, इसको दंड दिया जाए, कुछ ऐसा कह रहे हैं, उनको कहेंगे हम लोग प्रोसिक्यूटर। फिर एक शब्द आ रहा है अटॉर्नी। ये सरकार के लीगल ऑफिसर होते हैं जो सरकार को एडवाइस करते हैं, कानूनी सलाह देते हैं। एक ही व्यक्ति तीनों भूमिकाओं में हो सकता है। ठीक है, जब वो लीगल पॉइंट्स दे तो वो क्या होगा, लॉयर। अटॉर्नी जब एडवाइस करेगा तो, और जब सरकार के बिहाफ पे किसी को अभियोग लगा के उसको साबित करेगा तो क्या होगा, प्रोसिक्यूटर। ठीक, लिख दीजिए। संस्थागत चुनौतियां, पहला, लोकपाल कानून में सतर्कता के स्तर पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है आप जानते हैं? कौन सा एसी बंद करना है लेफ्ट में, इधर कोई एसी इधर बंद करना है, तो वहां देखिए सबसे लास्ट क्या लिखे हैं, सतर्कता के स्तर पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है आप जानते हैं, हम लोग देखिए दूसरा पॉइंट। लोकपाल कानून के तहत यह व्यवस्था नहीं दिया गया है कि लोकपाल राज्यों व स्थानीय स्तर के दौरे करेंगे, राज्यों व स्थानीय स्तर के दौरे करेंगे। अतः आम नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करने की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं। शिकायतों को प्राप्त करने की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, और बेचारा 1 साल के लिए जेल में भी जा सकता है। कौन? देखिए ऐसा मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश वाला करता है लोकायुक्त, कभी कभी राजस्थान का लोकायुक्त भी किया है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत हो गया ना, प्रावधान नहीं दिया ना। तो अच्छा व्यक्ति आएगा तो काम ठीक से होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, कानूनी बाध्यता के रूप में करते कि आपको जाना ही, तब जाके सिस्टम बनता ठीक। नेक्स्ट, लोकपाल के पास कोई डाटा बैंक, डिजिटल लाइब्रेरी, अभिलेखागार, डाटा बैंक की व्यवस्था नहीं की गई है,
जिससे जिससे वे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से अवगत रहें और त्वरित न्याय कर सके। त्वरित न्याय कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, लोकपाल के लिए सचिवालय व्यवस्था अब तक नहीं बनाई जा सकी है ना। आप सचिवालय जानते हैं, दिल्ली में लोकपाल लोकपाल बोलते हुए घूमिए, कहीं सोचिए कोई बिल्डिंग दिखे जिसे हम देखते रहते हैं, ऐसे एक भी बिल्डिंग आपको नहीं दिखे। विज्ञान भवन ने जगह दिया हुआ है कि सर यहाँ बैठे है ना, टेम्परेरी ऐसे काम। जैसा सीएजी का ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन का है, इस लेवल का एक बड़ा भव्य ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इसको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट चाहिए। आप तो सचिवालय जानते हैं, ये सब नहीं बनाएंगे तो ये सब कहने की ही बातें रहे। नेक्स्ट, लोकपाल और लोकायुक्तों के बीच शिकायतों की आवाजाही की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें कोई संघात्मक झगड़ा नहीं होता, ये कर सकते थे और सरकार बहाना उठा लेती है, परंपरागत है, इनोवेटिव थॉट्स की नहीं होती। लास्ट पॉइंट, नौकरशाही पर लोकपाल का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया। आज भी नौकरशाही खुशी है कि 7 साल का सजा तब सुनाओगे ना जब साबित होगा, करके दिखाओ, है ना। आपके पास तब आंकड़े रहेगा तब ना, कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ जानकारी होना चाहिए, उतना ही बताया जाएगा जिससे आप कंक्लूजन ही ना निकाल पाए, है ना। तो कुल मिला के हमने कॉस्मेटिक वैल्यू की संस्था बना दी। कभी भी सवाल आए इतने पॉइंट्स को उठा के डालिए। देखो, ट्रिब्यूनल का अलग काम है, ट्रिब्यूनल और लोकायुक्त में अंतर है। ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, ट्रिब्यूनल के लिए चर्चा भले कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती। जैसे कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 1985 में राजीव गांधी ने कानून बनाया है ना, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और ट्रिब्यूनल के लिए चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं है 323A, 323B, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अदर पर्पस के लिए, नदियों के लिए 262 में, लेकिन हम उसके बेसिस पे से बनाते नहीं। प्रावधान है कि बना सकते हैं लेकिन कानून से बने। ठीक है, दोनों में फर्क है। चलिए आगे बढ़िए। एक लिख दीजिए, लोकायुक्तों के स्तर पर चुनौतियां। एक छोटा सा टाइटल, कुछ 4-5 पॉइंट। कभी लोकायुक्त पे आ जाए सवाल, जब आपको स्टेट देने जाएंगे तो यहां तो कभी नहीं आएगा। लोकायुक्तों से संबंधित चुनौती। ठीक है, पहला, सभी राज्यों में लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ। आप जानते हैं कानून कहता है कि 1 साल के अंदर होना चाहिए। सभी राज्यों में लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ। दूसरा, राज्य के स्तर पर अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस, सतर्कता और अभियोजन के निदेशालय होते हैं। किंतु ये तीनों ही कार्यपालिका और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है। कार्यपालिका और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कई ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ चीफ मिनिस्टर को इसके दायरे से बाहर रखा गया है लोकायुक्त के। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री को भी दायरे में ले लिया गया, जैसे अब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, सब देख सकते, दिल्ली इवेंट, लेकिन इसे दिखावा है। अगर ले भी लिया गया है, ये तीनों संस्थान, जांच की पुलिस, वकील और विजिलेंस के ऑफिसर, तीनों पर कंट्रोल किसका है? सीएम का। और सीएम के अगेंस्ट में केस ही लाओगे तो यही जांच करने वाले होंगे, तो अपने बॉस के लिए क्या कहेगा? बुरे आदमी है। पॉइंट समझिए, बिना इंडिपेंडेंस के इन तीनों को आप करप्शन कभी दूर ही नहीं कर सकते। तो केस में दुनिया भर का फ्लॉज है। ऐसी संस्थाएं हम वैसे बनाते हैं। आपका काम टेंशन होता है, स्टूडेंट को बहुत रटना पड़ता है, ये प्रावधान वो प्रावधान, कितने तथ्य हैं आप सोचिए इसमें, एक ही चैप्टर में कितने तथ्य हैं। अगर आप स्टूडेंट से निकलिए तो यहाँ पहुँचते पहुँचते दुनिया भर के तथ्यात्मक पहलू, जिससे आपको तनाव होगा। एग्जाम पास करने के लिए जरूरत है, सिस्टम का समझ आपको हो जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। आप जाके बस ऐसा मत करो। नेक्स्ट,
राज्यों में भी कोई डाटा बैंक, डिजिटल लाइब्रेरी, राज्यों में भी कोई डाटा बैंक, डिजिटल लाइब्रेरी या अभिलेखागार, आर्काइव्स, अभिलेखागार लोकायुक्तों को उपलब्ध नहीं कराई गई, लोकायुक्तों को उपलब्ध नहीं कराई गई। उनको कुछ पता ही नहीं चलता राज्य की योजनाओं के बारे में, डेट लेते रहते हैं। हम बताएंगे, आगे पता करते हैं क्या प्रॉब्लम है आपका। अब समस्या लेके जाओगे तो पता करेंगे कि समस्या हुआ क्या। ठीक है, तो ऐसे को न्यायाधीश बनाने का कोई फायदा होगा? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, नौकरशाही पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट, लोकायुक्त क्षेत्रों के दौरे नहीं करते, क्षेत्रों के दौरे नहीं करते। क्षेत्रों के दौरे नहीं करते, कुछ क्षेत्रों के दौरे नहीं करते। कुछ राज्यों के लोकायुक्त अपवादजनक परिस्थिति में स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण के सत्रों का संचालन करते। कुछ राज्यों के लोकायुक्त अपवादजनक परिस्थिति में स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण सत्र का संचालन करते हैं। मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक, एमपी वेस्ट इंडिया में इस मामले में उनको एमपी गवर्नमेंट ने अलग से लोकपाल की पुलिस भी क्रिएट करके दिया हुआ है ना, कुछ उनके पास पैरालाइज करने का राइट्स भी। बिहार एक ऐसा है जहाँ 10-12 साल तक सीट ही खाली रहता है, लोकायुक्त बनाया ही नहीं जाता। इसका मतलब सरकार कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती है कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं, तो आपकी आवश्यकता क्या है? इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। कुल मिला के ये संस्थाएं कॉस्मेटिक वैल्यू की संस्थाएं हैं, इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इन पे कुछ प्रश्न जब भी पूछे भी गए हैं तो या तो आलोचना वाले प्रश्न आएंगे, कभी भी तारीफ करने वाले प्रश्न का कोई एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल है, देख लेते हैं। तब तक आप एक सवाल हमारी तरफ से लिखिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं इस बात से सहमत हैं कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी संस्थाएं नाम मात्र का प्रभाव रखती हैं, नाम मात्र का प्रभाव रखती हैं। इसके संदर्भ में संस्थागत कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं की मजबूती के लिए उपाय बताएं। ठीक है, 150-250 है ना, 150 या 250। एक तो क्वेश्चन का सीधे आंसर ही लिखवा दिया हमने, भंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान भी नहीं देना चाहिए उसे। एक 2013 में आया हुआ है, 2013 में एक सवाल लिख दीजिए, ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लैंड किया हुआ, एक आंसर और पूछा है। अब आप आराम से, अब क्या है ना कि अब आप इस फ्रेम में आ चुके हैं कि जो पढ़ोगे ना उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आए हुए करने की स्थिति में होंगे। और आप देखिए आपका मल्टीपल नए डायमेंशन है जो आप पूछोगे, और यही करंट अफेयर्स है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में डिमांड चल रहा है, ये बहुत रिसेंट है। और बाकी जो करंट पढ़ोगे तो बस करंट क्या होगा, हाँ, उसके बाद सिर्फ ऐसे ही ये सब इसमें शामिल लिख दीजिए। राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। और 17 नंबर है, आज के हिसाब से, उस समय तो नहीं था, आज के हिसाब से 250 शब्द का ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर लिखने में भ्रष्टाचार का चैप्टर आप पढ़ें तब लिखिए, तब आपका आंसर अच्छा होगा।
एक बार जान लीजिए कि क्या है, कैसे है, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इसको, कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए। एक चीज, एक पक्ष तो हम जानते हैं कि कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, जैसे हमने बनाया उसमें कमी क्या है, उसके सिस्टम में, उस सिस्टम की कमी तो आप पूरा समझ गए। अब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, आप प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं जाकर, इतना ज्यादा आपके पास तथ्य, आंकड़े और कमियां और सिस्टम की समझ अब इसकी होगी। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष भी है ना, सार्वजनिक क्षेत्रों में अनैतिकता को खत्म नहीं कर सकता, थोड़ा यहाँ से भी एनर्जी लेना है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। ये चैप्टर एक दो दिन, मतलब एक दो दिन तो नहीं, अभी बहुत सारे इधर ट्रांसपेरेंसी वाले ही हैं, अभी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके बाद अर्ध न्यायिक संगठन, ट्राइब्यूनल, अभी ई गवर्नेंस, अभी ये सब में कुछ कुछ और एक्ट है, राइट टू हियरिंग एक्ट, सर्विस गारंटी एक्ट, ये सब खत्म करने के बाद जब हम पहुंचेंगे नौकरशाही और लोकतंत्र में, उस समय इसकी बात कर रहे होते, तो उसके बाद आप सब करने की हालत में, ठीक है। तो ये एक चैप्टर, ये एक सेगमेंट खत्म हो गया। तो अब आगे एक चैप्टर लिख लीजिए नया, रेगुलेटरी अथॉरिटी। विनियामक है ना, प्राधिकरण, विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। चलिए, क्या क्या पढ़ना है इसमें, पहले तो हमें व्हाट हाउ व्हाई सीखना है, क्या क्यों कैसे, इसका जनरल कॉन्सेप्ट, संकल्पना, और सरल नहीं है, संकल्पना को भी ठीक से जानना है, ढंग से, है ना। एक तो ये, इसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है, ये क्या काम करती है ना, फंक्शंस क्या है। ये दोनों यहाँ सरोकार तो नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे इन दोनों से, लेकिन इन दोनों पढ़े बिना वो जो जहाँ से आएंगे वो करने की हालत में नहीं होंगे। और आप यूपीएससी को समझ गए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मुद्दे कहाँ हैं, इशूज। जैसे दो रेगुलेटरी अथॉरिटी लड़ गई, सेबी और आईआरडी, डेटा, कहानी 2010 की है, लड़ाई 2010 के 13 में क्वेश्चन आया, फिर ऑटोनॉमी के लिए झगड़े हुए, उस पर भी सवाल आया। तो करेंट जो है ना, करेंट सिर्फ इस मैटर को, मतलब इस सिलेबस को जागृत करता है, उसको थोड़ा पुल देके थोड़ा जरूर छिट देता है कि ये छपेगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो करंट में है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है। मिलेगा तो आपको यहाँ से प्रश्न छपेंगे यहाँ से, लेकिन वो आधारित इस पर होंगे, है ना। और आजकल जैसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, पीटी का जैसा स्वरूप बनाते चले जा रहे हैं, हर दिन कुछ एक आध लाइन गवर्नेंस के, एक आध क्वेश्चन इस पर पीटी में भी कुछ डाल सकते हैं, है ना। तो ये भी जरूरी है, देखेंगे ये मूलतः ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर कोई मुद्दा है, झगड़ा है, विवाद है, समस्या है, तो रिफॉर्म क्या करें, बस यही करना होता है, इतना ही चीज सीखना है। विनियामक के प्राधिकरण के जितने प्रश्न आए हैं बनाने की हालत में होंगे, और जो आएंगे वो भी बनाने की हालत में, ठीक है। पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। रेगुलेटर शब्द कब, जैसे पंखे का रेगुलेटर होगा कहीं कहीं, है ना, पंखा को धीरे करें कि तेज करें, मतलब ये कंट्रोल करने वाला कुछ होगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो सिर्फ कंट्रोल करने का काम नहीं करती, वो फैसिलिटेटर भी होती है, वो आगे बढ़ाने का भी काम करती है। अब चूंकि हम गवर्नेंस में ये पढ़ रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, गवर्नेंस में क्या होता है, बाजार की भूमिका और सिविल समाज की भूमिका। अब आपकी आत्मा शांत हो गई है, वरना पहले तो आप बाजार की भूमिका से टेंशन में थे, कैसा कैसे बाजार, कैसे मतलब है? बाजार के होने से कैसे होगा, जितना चीज था अब आपका सब समाधान हो। इंडिया में, विकासशील देशों में बाजार अच्छा नहीं है, लुटेरा है, गड़बड़ हो जाता है ना, सत्यम का स्कैम, ये वो स्कैम, वो स्कैम, तो ठीक करने के लिए सिस्टम भी है, उसका नाम है रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना। तो अब आपकी जितनी चिंताएं थी ना कि बाजार कैसे अच्छा का हो जाएगा, आप मानने को पहले तैयार ही नहीं थे शुरू में। अच्छा, आपसे वो दूसरे बैच वाले, वो थोड़े बच्चे थे, वो आप थोड़ा समझदार है, मेजोरिटी हम में अधिक है, आप जल्दी मान गए। उनको ये लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या कि मतलब बाजार की भूमिका बढ़ाने से अच्छा हो जाएगा, ऐसा कैसे। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये उनकी भी गलती है। ये विकासशील देशों में चूंकि हम लोगों ने देखा नहीं, अगर हम लोग पेप्सी को, असली वाला पेप्सी को देखे होते, जैसे यूएस में है, यूएस वाला सब ब्रांड देखे होते, है, यानी सिग्मा 6, हम लोग एप्पल उनके यहाँ का देखे होते ठीक से, हम तो उनके यहाँ का असेंबल्ड इन चाइना देखे हैं ना, डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। कोई भी आईफोन होगा पीछे पढ़ लो खोल के, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखे ना उसका। तो हम जानते क्या है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल क्या होता है, कस्टमर को फ्री में सिस्टम कितना हेल्प करता है, वो हमने बहुत अनुभव नहीं किया। जैसे अब जैसे आप जिस शहर में है, दिल्ली महानगर में, यहाँ कभी कभी असर होता भी, जो बड़े ब्रांड्स यहाँ पे हैं, कभी दिल्ली में घूमने जाए करो, लोधी गार्डन, सर लोधी गार्डन सेंट्रल दिल्ली में, इधर ही के गार्डन में घूमते रहो, तो वहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, देखो एक कभी एडिडास वाला शूज बांट रहा है फ्री में, एकदम फ्री में, हेक्सागॉन हो, है ना, अच्छी अच्छी शूज 16,000 12,000 कीमत हो, ऐसी शूज। इतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करने का प्रेशर आता है, तो बांटते हैं। अच्छा, ऐसे जगह पे बांटते हैं जहाँ इतने अमीर लोग हैं, तो कभी नहीं लेंगे, उनका इज्जत का बात हो जाए, बांटना चाहिए, नेहरू बिहार में लूट हो जाएगा, वो आते ही नहीं। उनको जाकर बोलो कि जिधर युवा रहते हैं इधर आओ, कैच देम यंग, जो भविष्य में आपका काम करे। एडिडास का शूज कितने लोग पहने होते, कितने पहने एडिडास का शूज, क्या होता है फुल फॉर्म, ऑल डे
आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, फुल फॉर्म कंपनी का। और कंपनी आप देखेंगे एडिडास से अच्छा शूज कहीं नहीं होता इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। इससे ज्यादा महंगे हो सकते हैं, स्केचर हो सकता है, कैंप हो सकता है, लापास, लाकार्टे, रूसो ब्रुनेलो, मिलानो, ये सब हो सकता है जो पैसे में तो आगे हों, टेक्नोलॉजी इसी का यूज करते हैं। ये बात चली ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के फायदों की। तो जब भी एडिडास का शूज देखेंगे उलट के, तो नीचे पीछे 8-9 तरह का टेक्नोलॉजी लगा रहता है। जैसे आपकी एंकल्स की हड्डी टेढ़ी ना हो, या आपको एयर जो है वो आता रहे, बदबू ना हो, उसके लिए टेक्नोलॉजीज होती है। और जितने शूज हैं जब भी खरीदोगे देखो स्टार लगा के लिखे होंगे, वो सभी क्या है एडिडास से लिए। वो सारी टेक्नोलॉजी सारे शूज बनाने वाले एडिडास से लिए। तभी तो ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स है। तो मतलब छुट्टियों में क्या करते हो, मतलब कभी कभी गूगल करके पढ़ना चाहिए सभी कि ये क्या है, कि किसने बनाया था, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए भी। टॉप 4 ब्रांड क्या है, मतलब जानोगे तभी तो कोई लोग है। मतलब ये नहीं, ये करके नहीं लेना है, ईमानदारी का काम भी करके हो सकता है। तो ये है, तो हम लोग नहीं देखे एडिडास वाले इसी से सिर्फ वो टेक्नोलॉजी फ्री में नहीं दिया दूसरे को, है ना। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसका मिसाल है अपने आप में, केस स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया के सभी शहरों में वो जा जाकर शूज भी बांटता है ना। चूंकि 2% जैसे हमारे यहाँ जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लॉ है, 1000 CR से ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी जो है उसको 2% समाज के लिए खर्च करना है नेट प्रॉफिट का, और 1% अपने कर्मचारी के। तो समाज का बहुत बड़ा फायदा यह है कि कई लोग जिनके पास जूते नहीं है, या उनके पास ऐसे जूते हैं जिनसे उनके पैर टेढ़े हो जाएंगे, है ना, इससे अच्छा है कि हम अच्छा जूता उनको बांटे। तो कभी कभी घूमा करो, कभी मिल भी सकता है ना। अब ये बात है कि उनको ये पता नहीं है कि वो जिस लेवल के हैं वो अपने लेवल की जगह पे जाते हैं, तो वो उसमें ये आता नहीं है जहाँ ये सब है, तो इतफाक से गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि ये जो संस्था होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये निजी क्षेत्र या बाजार को नियंत्रित करने के लिए होती है। ये वहां बनाई जाती है जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, वाणिज्यिक गतिविधियां, जहां पैसा है वहीं पर बैकग्राउंड म्यूजिक से रेगुलेटरी अथॉरिटी, जहां पैसा नहीं वहीं नहीं। जैसे टेलीकॉम पैसा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। बिजली पैसा पैसा है, इराई इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, पैसे वाले जगह है, पैसा का फ्लो जहां होगा वहां इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद में बैठी। सिविल एविएशन हवाई जहाज पैसा है, उसके लिए अथॉरिटीज है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट में लोग खरीदते बेचते हैं, जहां पैसा है वहां रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना। काम उसका ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी, लास्ट कॉमन मैन, लास्ट कॉमन वुमेन ऑफ द सोसाइटी तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा दे, है ना। सिर्फ यही ना करें बल्कि संविधान के DPSP में जो कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि धन का संग्रह एक ही जगह ना हो, इसके लिए भी ये काम करके सभी फले फूले, सभी आगे बढ़े। तो जैसे 5G का टेक्नोलॉजी लॉन्च हम लोग किए हैं, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई बैठाएगी और सबको देगी। BSNL है, सरकार, निजी, एयरटेल, तुम भी अमीर बनो, जियो तुम भी आगे जाओ, सबको बढ़ो आगे, ऐसा आपको सबको डेवलप करें। अब आपको लगता होगा कि जियो इतना ग्रो अप कर रही है ना, तो क्या ये भेदभाव है, कुछ ऐसा है? नहीं, वो अपनी पॉलिसी से कर रही है। देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अभी भी केस चल रहा है जियो के अगेंस्ट। एयरटेल ने केस किया, इन्होंने कॉम्पिटिशन बिगाड़ दिया, ऐसा किया वैसे। मैंने क्या कहा, ये संस्थाएं किस लिए होती हैं? नियंत्रण करने के लिए, प्राइस कंट्रोल, नागरिक को सस्ते से सस्ते दर पर सेवाएं मिले। क्योंकि उस जमाने में जब एक टेलीकॉम सर्किल से दूसरे में जाते थे, जैसे आप पहले दिल्ली आए होते 10-15 साल पहले, और यहाँ से लखनऊ जाते 50-60 रुपये 100 रुपये कट जाता था ऐसे टेलीफोन से। बाद में ट्राई ने बंद करवाया, ऐसा मत करो, बल्कि जीरो बैलेंस है तो भी कुछ बैलेंस बैकअप दो। 50-60 रुपये तो फ्री में फोन करने, तो इमरजेंसी में हो सकता है कोई बाहर, बाद में रिचार्ज कर लेगा कस्टमर। तो ये संस्थाएं हैं, तो ग्राहक का हित है। इसने केस किया राइट टू प्राइवेसी के लिए, आपके कॉमर्शियल कॉलिंग ना हो, डू नॉट डिस्टर्ब की व्यवस्थाएं की, ये तो नागरिक की हित ऐसी होती। तो केस की जांच करने के लिए बैठती है कि अच्छा जियो ने गड़बड़ किया, तो गड़बड़ क्या किया था? गड़बड़ फ्री में भारत के नागरिकों को सर्विसेज दिया। एयरटेल जो लंबे समय से वॉइस पे इतना पैसा कमा रहा था, इतना महंगा था वॉइस एक टाइम में, मतलब अगर आप STD कॉल्स की जगह पे देखते, उसकी जगह पे एक ब्रांड आया जिसने फ्री में अवेलेबल करा दिया। तो ये कहाँ पे नुकसान है? इसका तो काम ही यही देखना है। ठीक है, आज भी वो बैठती है कि अच्छा क्या किया, तो गांव-गांव के लोगों को 1.5 GB तक डेटा अगर किसी ने फ्री में दिया है लंबे समय तक, और ये आदत लगवाया कि खाना खाया, नाश्ता किया, किसने किया? जियो। इतनी अच्छी सेवाएं देने के बाद अगर कुछ अर्न करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लोग उसको चूज करते हैं, तो वो क्या दिक्कत है? केस तो आज भी चल रहा है, लेकिन पॉइंट है कि जिस चीज के लिए बने हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो है। आप कहीं भी चले जाइएगा उस तरह से सिस्टम आपको नजर आएगा। तो ये संस्थाएं इस तरीके से काम करती हैं। फैसिलिटेटर भी, हाँ जी, ऑब्वियस है कि इस वजह से हुआ, लेकिन आज भी केस चल रहा है, इसमें कुछ पॉइंट्स निकलेगा भी। अगर इनको पता चल जाए तो ये सब संस्थाएं बहुत ऐसी हैं, सीधे 1000-2000 करोड़ जुर्माना कर दी, लेकिन पॉइंट नहीं है ना। अगर ये होता कि कस्टमर को लूट लिया है ना, इतना उसको गड़बड़ किया, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता, अब तक शट डाउन हो गया होता। लेकिन ऐसा चूंकि है नहीं, इसलिए चीजें चलती चली जा रही है। ठीक है, इसे लाइन एजेंसी भी कहते हैं। अब एक शब्द है कि लाइन क्या होता है, आप थोड़ा पहले लिख लीजिए फिर आपको समझा। देखिए, विनियामकीय प्राधिकरण ऐसे संस्थान होते हैं, विनियामकीय प्राधिकरण ऐसे संस्थान होते हैं जो लाइन एजेंसी के रूप में, लाइन अभिकरण के रूप में
एजेंसी या लाइन अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं, कॉमा जहां वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, जहां वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, वहां संबंधित विषय वस्तु पर, संबंधित विषय वस्तु पर ग्राहकों और नागरिकों को कम से कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के साथ साथ संविधान में वर्णित, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मान्यताओं के अनुरूप, मान्यताओं के अनुरूप धन का संग्रह, धन का संग्रह एक ही स्थान पर होने से रोकती है। दो तीन बातें जो आपने लिखी हैं उसमें अंडरलाइन करें। तो लाइन, लाइन एजेंसी, लाइन अभी अभी बताता हूं लाइन क्या है, स्टाफ लाइन क्या होता है, अंडरलाइन कर दीजिए। लाइन अभी आपने लिखा होगा कि कम से कम या सस्ते दर पर सेवा उपलब्धि या ग्राहक को कुछ कराना, ऐसा उसको अंडरलाइन करें। कम से कम कीमत पर सेवाओं, उसके बाद धन का संग्रह एक जगह ना हो, ऐसा कुछ आप लिखे हो, ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखे जैसे हमने लिखवाया, हमने तो एक ही जगह कंपोजिट वे में लिखवा दिया आपको, ताकि आपको सेंस डेवलप हो सभी का एक जगह लिखने का। आप इसको कैसे भी लिखिए, अब एक दो लाइन, जैसे आए क्वेश्चन इतना लंबा, इतना और भी लंबा करूंगा क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एग्जाम में एक दो पॉइंट लिखना, ये तीन बातें जरूर आनी चाहिए। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि विनियामकीय प्राधिकरण ऐसे संगठन होते हैं जो नागरिकों को सस्ते दर पर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, या एक लाइन एजेंसी है जो इस बात का भी ध्यान रखती है कि धन का संग्रह एक ही जगह पर ना हो। बस बात खत्म हुई। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि संविधान में टीपीएसपी के मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने वाली संस्था जो धन का संग्रह एक ही स्थल पर होने से रोकती है, साथ ही नागरिकों या ग्राहकों के हितों के लिए कार्य करती है। मत बोलिए कि कम से कम हितों के लिए काम करे, और लाइन एजेंसी के रूप में प्रचलित है, उसे विनियामकीय प्राधिकरण कहते हैं। जैसा हम ऐसा बोलते रहे, हर बार कुछ भी करिए इसमें तीन बातें, इसकी ट्यूनिंग जरूर उसमें रहे, उसको रटने की जरूरत नहीं। अब एक शब्द आ रहा है आपके पास, लाइन और स्टाफ। ये शब्द रक्षा संगठनों से लिया गया। देखिए ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक तो लाइन, एक होते हैं स्टाफ, है ना। लाइन अभिकरण ऐसे होते हैं, पहले समझ लीजिए फिर तो मैं लिखवाऊंगा ये आपको। लाइन अभिकरण ऐसे होते हैं जो तीन काम करते हैं। एक्चुअली ये नाम कहां से आया, तो डिफेंस से, रक्षा संगठनों से, है ना। और अमेरिकन एक विद्वान है लूथर गुलिक, जिन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये इसके कॉन्सेप्ट को दिया। जैसे सेना में लाइन एजेंसियां होती हैं जो सामने से धड़ धड़ गोली मारेंगे, लड़ने वाले फ्रंट रनर, जैसे राष्ट्रीय राइफल या गोरखा रेजिमेंट, ऐसे 18 ग्रेनेडियर, ये फ्रंट रनर लड़ने वाले एकदम बिल्कुल सैनिक आगे वाले। स्टाफ कहते हैं जो पीछे से बैकअप देते हैं, जैसे आर्मी सप्लाई कोर, तो भैया आगे वाला लड़ रहा है तो चॉकलेट दिया हुआ, ऐसा ऐसा चॉकलेट तो 3-4 दिन भूख ना लगने दे, है ना, एनर्जी मिलता है। तो लड़ाई अब शुरू हो गई तो रात दिन पता नहीं कब होगा, क्या हो, गोला बारूद पहुंचा दो, पीछे से बैकअप दो, कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। उसको कहते हैं स्टाफ एजेंसी। जो डायरेक्ट फ्रंट रनर नहीं है, पीछे से हेल्प कर रहा है, दोनों का लक्ष्य कि ये काम अच्छे से हो, ठीक है। तो लाइन एजेंसी जो होती है, इसके तीन महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो नीतियों का क्रियान्वयन, सत्ता का अभ्यास और कस्टमर से इंटरेक्शन। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ये लाइन एजेंसी होती है क्योंकि ग्राहकों के हितों से जुड़ी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम सस्ता टेलीफोन यूज कर रहे हैं तो ये ट्राई की वजह से है, वरना नहीं हो पाता, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन आप पढ़ चुके हैं जिसका नाम है नीति आयोग, वो ऐसा है, स्टाफ अभिकरण। ये फ्रंट रनर नहीं, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन इसका नहीं होता है, पीछे रह के रिसर्च करता है, अध्ययन करता है ना, एडवाइस करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, मॉनिटरिंग, देख रेख करना कि काम कैसे हो रहा है। दोनों मतलब जनता के हित के लिए ही है संगठन, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं और ये पीछे से बैकअप देते हैं, उनको कहते हैं स्टाफ अभिकरण। पैराग्राफ छोड़िए। लाइन अभिकरण, लाइन अभिकरण ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे संगठन होते हैं
रूप से ग्राहकों के हितों के लिए, प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के हितों के लिए जुड़े होते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन जुड़े होते हैं, कॉमा, नीतियों का क्रियान्वयन, नीतियों का क्रियान्वयन करने के साथ साथ ये नागरिकों अपने ग्राहकों से अंतःक्रिया, इंटरैक्शन भी करते हैं। है ना? उदाहरण के लिए ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इत्यादि, ट्राई, सेबी, इराई, कुछ भी लिख लीजिए, 2-3 नाम, ट्राई, सेबी इत्यादि। लाइन अभिकरण, पैराग्राफ छोड़कर, जबकि स्टाफ अभिकरण, देखो कितना अंडरस्टैंडिंग आपकी मतलब वाइडर होता जाएगा। एक तो आप पढ़ते हो कि संगठन, तो हम 2-3 बात जानते, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी, अब लिखेगा ही नहीं यूपीएससी, है ना। नीति आयोग निम्न में से कैसी संस्था है, ये तीनों बात जो हम लोग जानते हैं वो लिखेगा, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि स्टाफ अभिकरण, तो टिक मारना कर होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस की परिभाषा जो सिस्टम गवर्नेंस के हिसाब से है, ये भी हमें सीखना, देखिए। जबकि स्टाफ अभिकरण ऐसे संगठन होते हैं जो संगठन के प्रमुख को सलाह देते हैं, बेहतर क्रियान्वयन हेतु सूचनाएं एकत्र करते हैं, शोध करते हैं, और कामकाज की देखरेख करते हैं, उदाहरण के लिए नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण, ठीक है। पैराग्राफ छोड़कर, लाइन और स्टाफ की संकल्पना रक्षा संगठनों से प्रेरित संकल्पना है, जिसे अमेरिकी विद्वान लूथर गुलिक क्या नाम लिखा है, लूथर गुलिक के द्वारा परिभाषित किया गया। भारत में, पैराग्राफ छोड़कर, भारत में, अब जहां से लिखना शुरू किया वहां ऊपर लिख दीजिए संकल्पना, कॉन्सेप्ट, छोटा सा सब टाइटल। भारत में कभी कभी कुछ ज्यादा लिखना पड़ता है, शायद आज वैसा ही थे, ज्यादा लिखें, क्या लिखें, भारत में विनियामकीय प्राधिकरण जैसे संगठनों को गवर्नेंस की प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नेंस में क्या होता है, क्योंकि बाजार की भूमिका को आज अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, और चूंकि विकासशील देशों में बाजारीय शक्तियां उतनी उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं करती हैं,
नियंत्रण करने के लिए फुल स्टॉप के बाद अतः उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं करती हैं, फुल स्टॉप, अतः उन पर नियंत्रण करने के लिए विनियामकीय प्राधिकरण बनाए जाते हैं, विनियामकीय प्राधिकरण बनाए जाते हैं, जैसे ट्राई गिराई फलाना ढिमकाना, है ना, ऐसा आगे बात करेंगे कल, अभी लंबी बात है इस पर। एक सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है कि बोरिस जॉनसन चले गए, उसके बाद लीज ट्रेस उन्होंने भी कर दिया रिजाइन, तो आंतरिक चुनाव से होगा क्या? ये तो पार्टी का है ना, पार्टी का जिस पे कॉन्फिडेंस होगा वही बनता है ना। तो आपको पता है नहीं कि वहां पे जो पॉलिटिक्स हो रही है भारतीय एक है ना हमारे, जहां रहेंगे आराम से तो रहने नहीं देंगे, है ना। हमारी कोई बहुत आस्था उनके प्रति इसलिए नहीं होती सिर्फ कि वो भारतीय हैं, उन्होंने बहुत बुरे बुरे शब्दों के प्रयोग किए भारतीयों के लिए, हालांकि भारतीय हैं वो। जब पार्टी चाहेगी अंदरूनी रूप से वही व्यक्ति बनेगा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का लीडर जो होता है वो करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।